माननीय राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर परम आदरणीय बनवारी लाल जी पुरोहित, चंडीगढ़ की लोकप्रिय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्रीमती किरण खेर जी, मेयर चंडीगढ़ श्री अनूप गुप्ता, एडवाइजर टू एडमिनिस्ट्रेटर श्री धर्मपाल जी, डीजीपी चंडीगढ़ श्री प्रवीण रंजन, होम सेक्रेटरी श्री नितिन यादव, म्युनिसिपल कमिश्नर श्रीमती आनंदिता मित्रा, एरिया काउंसलर एवं डिप्टी मेयर श्रीमती हरजीत सिंह, यहाँ उपस्थित मेरे मीडिया के मित्रों, देवियों व सज्जनों, आज जब मैं यहाँ पर चंडीगढ़ में बहुत सारे कार्यक्रम थे, उन कार्यक्रमों को संपन्न करने के लिए आया हूँ, तो हमारे राजनीतिक जीवन का यह पहला अवसर है जब मैं चंडीगढ़ में आया हूँ और इस पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में चंडीगढ़ में रहते हुए 5 बार मुख्यमंत्री के रूप में जिन्होंने पंजाब के शासन की बागडोर अपने हाथों में संभाली है, ऐसे भारत की राजनीति के दिग्गज सरदार प्रकाश सिंह जी बादल हमारे बीच नहीं रहे। आप ये कहेंगे कि इस अवसर पर इसका उल्लेख करने का क्या औचित्य था? औचित्य यह था क्योंकि उनका मुझे बेहद स्नेह प्राप्त था। सामान्यतः अपने चुनाव के दौरान भी अपनी अंतिम सभा को संबोधित करने के लिए मुझे ही वो आमंत्रित किया करते थे। जिस दिन उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही थी, मैं दिल्ली में नहीं था, बाहर नहीं था, मैं नहीं आ पाया, लेकिन आज यदि इस कार्यक्रम में उपस्थित हूं तो मैं हृदय की गहराइयों से स्वर्गीय प्रकाश सिंह जी बादल को अपनी मैं हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और मित्रों, आज जिस खूबसूरत शहर चंडीगढ़ में आज मैं यहां मौजूद हूं और मैं यहां चंडीगढ़ विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करने के लिए आप सबके बीच उपस्थित हुआ हूं। ये सभी विकास परियोजनाएं या तो रक्षा से जुड़ी हैं अथवा शिक्षा से जुड़ी हैं या तो प्रशासन संबंधित चीजों से जुड़ी हुई हैं। यानी आज के दिन चंडीगढ़ अनेक क्षेत्रों में नव निर्माण का साक्षी बनने जा रहा है। इसके लिए मैं इन प्रोजेक्ट से जुड़े सभी लोगों को और चंडीगढ़ की समस्त जनता के साथ साथ यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को भी अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं और साथ ही साथ में शुभकामनाएं भी देता हूं। और मेरे लिए यह गौरव की बात है कि आज देश के प्रथम इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन भी करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। यह सेंटर भारतीय वायुसेना के उन बहादुर एयर वॉरियर्स के लिए एक विनम्र श्रद्धांजलि है जिन्होंने वीरता और समर्पण के साथ हमारे देश की सेवा की है। लगभग 1 साल हुए होंगे जब मेरे पास इस सेंटर को लेकर प्रपोजल आया था। स्वयं ही हमारे एयर चीफ मार्शल मुझसे मिले थे और इसके बारे में जानकारी दी थी। सचमुच मुझे बेहद अच्छा खुशी हुई थी और मैंने कहा था कि आप आगे बढ़िए। हमारी एयरफोर्स के वॉरियर्स के प्रति सम्मान का एक अनोखा तरीका मुझे इस सेंटर में नजर आया, जिसका कि आज मैंने लोकार्पण किया है। मैंने तुरंत न केवल इसके लिए हां की बल्कि यह भी कहा कि जितनी जल्दी हो सके आप लोग यह सेंटर खड़ा करिए और इसके उद्घाटन के लिए मैं स्वयं वहां मौजूद रहूंगा। और आज आप लोगों के बीच यहां मौजूद हूं और उसका उद्घाटन भी हो चुका है। और मैं आज इस सेंटर की स्थापना के माध्यम से मैं उन सभी एयर वॉरियर्स के शौर्य और पराक्रम को भी नमन करता हूं, उनके परिजनों को मैं नमन करता हूं, जिनकी वजह से आज़ादी से लेकर अब तक के विभिन्न वार्स में हमारी जीत सुनिश्चित हुई है। यह देश उन वीरों के त्याग और बलिदान के लिए सदैव उनका ऋणी रहेगा। साथियों, भारतीय वायुसेना ने हमारे देश की संप्रभुता की
रक्षा करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और हमारे देश को आज़ादी मिलने के साथ ही अनेक संकटों का सामना करना पड़ा है, जिसमें हमारी एयरफोर्स एक मजबूत दीवार की तरह इस देश की सुरक्षा में सदैव खड़ी रही है। मैं याद दिलाना चाहता हूं आपको, 1948 का वार हो या 1961 का गोवा मुक्ति संग्राम हो या 1962 का वार हो या 1965 का इंडो पाक वार हो, हमारी एयरफोर्स ने जिस मजबूती और जिस प्रोफेशनलिज्म यानी व्यावसायिकता के साथ देश की रक्षा में अपना योगदान दिया है, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। साथियों, में 1971 में तो हमारी एयरफोर्स एक नया इतिहास ही रच दिया था और इस बार में हमारे तीनों सेनाओं ने जिस ज्वाइंटमैनशिप और जिस इंटीग्रेशन और जिस कमिटमेंट का परिचय दिया, वह मैं कहना चाहता हूं कि अपने में बेमिसाल है। यह इतिहास के उन कुछ चुनिंदा युद्धों में से एक था 1971 का वार, जो न जमीन के लिए लड़ा गया, न किसी संसाधन पर हक पाने के लिए लड़ा गया और न किसी तरह से सत्ता हासिल करने के लिए लड़ा गया। इस युद्ध के पीछे मुख्य उद्देश्य था, वह था मानवता और लोकतंत्र की गरिमा की सुरक्षा। यह युद्ध लड़ा गया तो केवल इसके लिए लड़ा गया। इस युद्ध ने यह सिद्ध किया कि हमारे देश में लोग, हमारे देशवासी इस बात में यकीन करते हैं कि इनजस्टिस एनीवेयर इज ए थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर, और इसलिए किसी भी प्रकार के इनजस्टिस के खिलाफ खड़ा होना यह हमारा कर्तव्य बनता है और उसी कर्तव्य का हम लोगों ने 71 में निर्वाह किया था, विजय हासिल की थी। आप लोग अवगत हैं कि पाकिस्तान आजादी के लंबे समय बाद तक भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस यानी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में से आम चुनावों की ओर कभी भी आगे न बढ़ सका। शासन के नाम पर वहां कुछ था तो वह था कभी मार्शल लॉ तो कभी इमरजेंसी रूल, और 1970 में 1970 में जब पहली बार आम चुनाव हुए भी तो उसमें बहुमत हासिल करने वाले दल को किस तरीके से उसके साथ व्यवहार किया गया कि उनको जेल के शिक्षों के पीछे भेज दिया गया। न केवल उन्हें जेल भेजा, बल्कि इस दौरान मानवाधिकारों की मांग करने वाले आम और निर्दोष नागरिकों का बड़े पैमाने पर पाकिस्तान में नरसंहार भी किया गया। ऐसे में वहां की जनता को ऐसी क्रूर सत्ता से मुक्ति दिलाना हमारे देश का, मैं समझता हूं, यह राजधर्म भी था और हमारे देश का यह राष्ट्र धर्म भी था और हमारे देश का यह सैन्य धर्म भी था, जिसका हमारी एयरफोर्स ने और हमारे देश की रक्षा के जवानों ने उसका पालन किया है, इन धर्मों का पालन किया है। बड़े ही शार्ट नोटिस पर अपनी स्ट्रेटजीज के बल पर वार में विजय हासिल करना और विजय हासिल करने के बाद भी वहां किसी तरह का पॉलिटिकल कंट्रोल इंपोज न करना और उनकी सत्ता देकर वापस आ जाना न केवल हमारे शौर्य बल्कि हमारी सांस्कृतिक उदारता का बड़ा प्रतीक है। इससे बड़ी कोई चीज और दूसरी नहीं हो सकती है। साथियों, हमारा राष्ट्र दुनिया के जिस प्राचीनतम शासन व्यवस्था का उत्तराधिकारी है, उसमें न्याय और सुशासन का केवल अपने राज्य की सीमाओं तक ही सीमित न रखकर संपूर्ण लोक के लिए उनके प्रयास की बात हमारे यहाँ की गई है। हमारे यहाँ माना गया है कि लोक में बलवानों से निर्बलों की सुरक्षा और अराजकता व कुशासन से मुक्ति ही किसी भी राज्य व्यवस्था का यह प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। और पूरी धरती को अपना परिवार मानने वाले हमारे राष्ट्र का सिर इस बात के लिए सदैव गर्व के साथ ऊंचा रहेगा कि जब भी जरूरत पड़ी है, यह सत्य, न्याय और मानवता के पक्ष में हमेशा हमारा यह भारत खड़ा रहा है। और साथियों, 1971 के संग्राम का भी यही आधार रहा था। इस युद्ध की अचीवमेंट्स यानी उपलब्धियां और लर्निंग्स यानी सीख आगे के कॉन्फ्लिक्ट में भी हमारा मार्गदर्शन इसने किया है
और हमने कारगिल के वार में अपनी जीत का परचम की शानदार तरीके से हमने लहराया है, यह किसी से छिपा नहीं है। और आज इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन हुआ है। मानो हम अपने रिस्पांस और रेडीनेस की उन्हीं प्रतिबद्धताओं को फिर से दोहरा रहे हों, ऐसा मुझे रक्षा मंत्री होने के नाते प्रतीत हो रहा था। साथियों, भारतीय वायुसेना की एक बहुत ही समृद्ध विरासत है और यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस विरासत को भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखें, संरक्षित करें। और यह हेरिटेज सेंटर भारतीय वायुसेना के इतिहास को संरक्षित करने और आर्म्ड फोर्सेस को वैल्यूज को अपनाने के लिए युवाओं को प्रेरित करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनेगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। और साथियों, यह विरासत केंद्र एक और हमारे भारतीय वायुसेना के बहादुरी भरे कार्यों को प्रदर्शित करेगा। साथ ही वायुसेना में प्रयोग में लाए जाने वाले एयरक्राफ्ट और इक्विपमेंट के क्षेत्र में हमारी टेक्निकल प्रोग्रेस, तकनीकी प्रगति को भी यह प्रदर्शित करेगा, यह हेरिटेज सेंटर। और यह सेंटर सिर्फ कलाकृतियों और प्रदर्शनियों का संग्रह भर नहीं है, बल्कि उन वॉरियर्स के प्रति राष्ट्र द्वारा दिया जाने वाला एक बहुत बड़ा यह सम्मान है मेरे साथियों, और जिन्होंने हमारे देश की सेवा के लिए अपना पूरा का पूरा जीवन ही समर्पित कर दिया है। और मैं यह पहल करने और इस विरासत केंद्र के निर्माण के लिए अपनी भारतीय वायुसेना की, भले ही यहां कोई हो या ना हो, मैं उसकी सराहना में करता हूं। और यह शहर जिस माउंटेन रेंज से जुड़ा हुआ है, चंडीगढ़, और यह शहर जिस माउंटेन रेंज से जुड़ा हुआ है उसका नाम है शिवालिक। इसमें शिवजी का नाम है और इस शहर के नाम में चंडी जी का नाम है, यानी दोनों ही नाम शक्ति और सामर्थ्य के ये प्रतीक हैं मेरे साथियों। और ऐसे में हमारे ब्रेव वॉरियर्स के सम्मान के लिए बनाए गए हेरिटेज सेंटर के लिए इससे ज्यादा उपयुक्त शायद कोई दूसरी जगह नहीं हो सकती थी, जैसी उपयुक्त जगह यह चंडीगढ़ है। और साथियों, चंडीगढ़ अगर अतीत की विरासत को संभालने के लिए यह कदम उठा रहा है तो भविष्य के लक्ष्यों की ओर भी इसकी निगाह बराबर बनी हुई है। भविष्य के लक्ष्य यानी अपने नागरिकों की बेहतरी के लिए लगातार प्रयास, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को अपग्रेड करते रहना और इसके लिए लगातार प्रयास करना। अब क्वालिटी ऑफ लाइफ यह बेहतर कैसे होगी? यह होगी शहर में हेल्थ, एजुकेशन, सिक्योरिटी सिस्टम को सशक्त करने से ही बेहतर होगी। और मुझे जानकर अच्छा लगा कि चंडीगढ़ देश की उन टॉप सिटीज में से एक है जो इन सभी क्षेत्रों में मजबूती के साथ अपने कदम आगे बढ़ा रहा है। मैं महामहिम राज्यपाल जी को भी इसके प्रति मैं जो कुछ उनकी भूमिका रही है उसकी सराहना करता हूं, और साथ ही यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के अपने सारे अफसर्स की भी मैं सराहना करता हूं। उनके इस कार्य के लिए मैं बधाई देता हूं। हेल्दी, एजुकेटेड और वेल स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स तैयार करने की दिशा में मैं यह मानता हूं यह शहर भारत के सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर यह लगातार आगे बढ़ रहा है। साथियों, राष्ट्र के विकास के लिए समग्र शिक्षा, कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन और एजुकेटेड ह्यूमन रिसोर्सेज की उपलब्धता सुनिश्चित करना यह हमारी सरकार की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, हमारी सरकार की प्रायोरिटीज यानी प्राथमिकताओं में से एक है। और आज़ादी के बाद से अब तक यानी लंबे समय तक हमने यह देखा है कि बच्चों की किताबों और उनके वास्तविक जीवन में बड़ा फासला रहा है। हमारे बच्चे किताबों में जो पढ़कर जा रहे थे वह उनके जीवन को नई दिशा देने का कार्य करे, ऐसा आवश्यक नहीं हुआ करता था। पर हमारी यह नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से यह सुनिश्चित करने का हमारे प्रधानमंत्री जी ने उनके दिशा निर्देश में हुआ है, विशेष प्रयास किया है कि भारत का युवा शिक्षा प्राप्त करके न केवल अपने व्यक्तित्व का विकास करे बल्कि राष्ट्र के आर्थिक विकास में भी वह अपना मेजर कंट्रीब्यूशन और एक महत्वपूर्ण योगदान दे सके। यह हमारी कोशिश है। एक सशक्त भारत का जो सपना किसी समय स्वामी विवेकानंद ने देखा था, महात्मा गांधी ने देखा था, डॉक्टर अंबेडकर और डॉक्टर कलाम ने देखा था,
आज हम उनके सपने को साकार करने की दिशा में मेरे दोस्तों हम तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, मैं ये कह सकता हूं। देश का जहां तक प्रश्न है, हमारा यह भारत 2014 में जहां पर दुनिया की इकोनॉमी की दृष्टि से, अर्थव्यवस्था के आकार की दृष्टि से, दुनिया के जो बड़े आर्थिक दृष्टि से बड़े जो देश हैं, यानी इकोनॉमी की साइज जिन देशों की बड़ी है, उसमें 10वें और 11वें स्थान पर रहता था। लेकिन 8 वर्ष के अंदर यह करिश्मा हो गया मेरे बहनों भाइयों कि आज हमारा भारत दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमीज में, यानी दुनिया की टॉप 5 अर्थव्यवस्थाओं में आकर खड़ा हो गया। ऐसा सपना तो ऐसे ही पूरा होगा। देश में चाहे नई नई यूनिवर्सिटीज की स्थापना हो, मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो, स्कूलों का निर्माण हो, सैनिक स्कूलों में बढ़ोतरी हो, या फिर स्टूडेंट्स की सुविधाओं में बढ़ोतरी हो, हर दृष्टि से हमारी गवर्नमेंट का यह प्रयास है कि हम अपने बच्चों को वर्ल्ड क्लास एजुकेशन और सुविधा प्रदान कर सकें। यही हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी का उद्देश्य है। चंडीगढ़ शहर भारत के उत्तरी राज्यों के लिए एजुकेशन हब के रूप में कार्य करता है, मैं जानता हूं, और छात्रों की एजुकेशनल और प्रोफेशनल नीड्स को पूरा करता है। और ऐसे में छात्रों को अच्छी सुविधाएं प्रदान करना यह महत्वपूर्ण है ताकि वे आसानी से अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर सकें। ऐसे में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज सेक्टर 46 में बॉयज हॉस्टल का नया ब्लॉक छात्रों की जरूरतों को पूरा करने की दिशा में यह एक और कदम है, यह हमारी मान्यता है। ऐसे स्टेप्स हमारे यूथ की लाइफ को बेहतर बनाने के लिए यह आवश्यक हुआ करते हैं, और हम लगातार अपना जीवन बेहतर करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं, यानी कमिटेड हैं। और मेरे साथियों, इसी तरह जैसा कि मैंने पहले कहा, शिक्षा के साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था को भी मजबूत करने की ओर चंडीगढ़ लगातार प्रयासरत है। और आप जानते हैं, किसी भी राष्ट्र और समाज का विकास वहां की सुरक्षा व्यवस्था पर बहुत हद तक निर्भर करता है। बल्कि मैं कहूं कि मानव जीवन के विकास के लिए सुरक्षा उसकी पहली आवश्यकता होती है, तो यह कहना भी गलत नहीं होगा। दुनिया के अनेक समाजशास्त्रियों ने भी यह बात अलग अलग रूपों में कही है, और यह बात सही भी है कि अगर मानव के पास शिक्षा नहीं है तो अब प्रयास करके शिक्षा की ओर आगे बढ़ सकता है। किसी के पास रोजगार नहीं है तो वह कुछ स्किल्स यानी कुछ कौशल सीख कर रोजगार की ओर आगे बढ़ सकता है। पर अगर उसके पास सुरक्षा ही नहीं है तो शिक्षा और रोजगार अथवा धन और दौलत से संपन्न होने के बावजूद वह समाज के लिए कुछ कर पाने में पूरी तरह से असमर्थ होता है, नहीं कर पाता है। इसलिए सुरक्षा मानव जीवन की पहली शर्त है, पहली जरूरतों में से यह सुरक्षा एक जरूरत है। और साथियों, यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि सुरक्षा का कोई निश्चित दायरा नहीं है। जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है, सभ्यता जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है, साइंस और टेक्नोलॉजी का जैसे डेवलपमेंट होता जा रहा है, सुरक्षा को लेकर खतरों के दायरे भी उसी अनुपात में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। किसी समय आंधी, तूफान और बारिश से अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करना यह मनुष्य के लिए बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। जंगली जानवरों से सुरक्षा सुनिश्चित करना यह भी उसके लिए एक बहुत बड़ा विषय हुआ करता था। मानव ने इन सब से अपनी सुरक्षा सुनिश्चित की। धीरे धीरे नए नए अस्त्रों शस्त्रों का आविष्कार हुआ तो मानव ने उनसे सुरक्षा के लिए उनका एक तोड़ निकाला। आज तो ऐसे ऐसे वेपन्स हैं कि समाज विरोधी तत्वों के पास ऐसे वेपन्स आ गए हैं जो सामने से दिखाई तक नहीं देते हैं और आपका बड़ा नुकसान करने की उनके अंदर क्षमता होती है। साथियों, अचानक से आपको एक फोन आता है कि आपकी लॉटरी लग गई है और पैसा पाने के लिए आपसे कुछ डिटेल्स मांगी जाती है, और आप लॉटरी की खुशी में अपनी डिटेल्स उन्हें दे देते हैं और पता चलता है कि आपके खाते में रहा सहा जो कुछ भी था वह भी चला गया। ऐसे एक नहीं जाने कितने मामले आए दिन हम लोगों के सामने आते रहते हैं, जिससे निपटने की भी इस समय बहुत बड़ी आवश्यकता है। ऐसे में यह खुशी की बात है
कि गृह मंत्रालय के समर्थन और अनुमोदन से चंडीगढ़ में सेंटर फॉर साइबर ऑपरेशन एंड सिक्योरिटी, जिसे हम संक्षिप्त भाषा में सेनकॉप्स कहते हैं, उसकी भी स्थापना की गई है। और सेनकॉप्स से चंडीगढ़ और पड़ोसी राज्यों के प्रशासन और पुलिस बल इनको अपराधों को सुलझाने में वह सक्षम बनेंगे, कैपेबल होंगे, यह मेरा विश्वास है। और एक ऐसा केंद्र है जो साइबर खतरों का मुकाबला करने पर ही यह केंद्रित है। साइबर अटैक्स किसी प्रकार के होते हैं, उसी पर यह केंद्रित है। और यह महत्वपूर्ण राष्ट्रीय बुनियादी ढांचे की सुरक्षा, संवेदनशील जानकारी की सुरक्षा, जानकारियों की सुरक्षा और साथ ही साथ साइबर हमलों का जवाब देने के लिए यह सेनकॉप्स जिम्मेदार है। और यह निस्संदेह शहर की साइबर सिक्योरिटी को मजबूत करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और साथियों, यह तो मैंने चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा मानव विकास के लिए उठाए गए कुछ स्टेप्स, कुछ कदमों की आपके सामने चर्चा की है। पर वास्तव में चंडीगढ़ के विकास के संदर्भ में कुछ कदम और आगे हैं। चंडीगढ़ एकल ही नहीं बल्कि समावेशी ग्रोथ, इंक्लूसिव विकास, डेवलपमेंट की ओर भी तेजी से हमारा यह चंडीगढ़ आगे बढ़ रहा है। इसका भी एक उदाहरण आज हमारे सामने प्रस्तुत है। समावेशी विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट का मतलब सबका समान रूप से विकास, जिसमें केवल मानव ही नहीं बल्कि सृष्टि के अन्य प्राणियों का भी विकास और अन्य प्राणियों की भी सुरक्षा शामिल है। चंडीगढ़ प्रशासन यह मानकर चलता है कि चंडीगढ़ केवल मानव का ही नहीं, चंडीगढ़ यह केवल मनुष्य का ही नहीं बल्कि यह पशु और पक्षियों का भी उतना ही है जितना कि मनुष्य का है। इसलिए प्रशासन द्वारा उनके विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं और यही सब चंडीगढ़ को भारत का एक आदर्श शहर बनाने की ओर अग्रसर कर रहा है। और मैं माननीय राज्यपाल महोदय का जो मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है उसके लिए भी मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी सभ्यता और संस्कृति साथियों खेती बाड़ी पर, कृषि पर यह आधारित है और पशुपालन हमारी संस्कृति का कैसा अंग रहा है, अभिन्न अंग यदि मैं कहूं तो यह कहना भी एग्जैगरेशन नहीं होगा, अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा। और इससे भी यह महत्वपूर्ण है कि हमने कभी पशुओं को इंस्ट्रूमेंट के रूप में नहीं देखा, औजार के रूप में हमने जानवरों को नहीं देखा, पशुओं को नहीं देखा जो केवल खेती और किसानी में हमारी मदद करते हों। ऐसा कोई अपने पशुओं को हमने इंस्ट्रूमेंट नहीं माना। इस देश ने पशुओं को भी परम सत्ता या ईश्वर की जो परम सत्ता है उसके एक अंश के रूप में देखा है। यह भी ईश्वर का ही एक अंश है, इस रूप में हमने जानवर को भी देखा है। यह हमारी भारत की परंपरा है। हमारे यहां कहा गया है यत् पिंडे तद ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो जड़ में है वही चेतन में है, जो सूक्ष्म में है वही विवर्त में है, जो बड़े में है वही छोटे में है, जो मेरे में है वही तेरे में है। यह देखने वाला देश दुनिया में यदि कोई है तो भारत है। और साथियों, इस देश ने नदियों, वृक्षों को भी मां माना है। दुनिया का कोई देश नदियों और वृक्षों को भी मां के तुल्य नहीं मानता है, भारत मानता है। गाय को भी हम मां कहकर पुकारते हैं। पशु पक्षियों और कीट पतंगों के भीतर भी हमने उस जीवात्मा की संकल्पना की है, जिस जीवात्मा की संकल्पना हमने अपने भीतर की है। और उसमें भी गाय, काऊ, गाय तो मैं समझता हूं भारतीय संस्कृति की चेतना का मूल आधार है। भारत की सांस्कृतिक चेतना का एक मूल आधार है। हमारे यहां गाय न केवल मानव की सहजीवी मानी जाती है बल्कि इसके भीतर अनेक देवी देवताओं की भी कल्पना की गई है। गाय यदि किसी के पास है तो लोग यह मान लेते हैं कि हमारे घर में यदि गाय है तो बहुत सारे करोड़ों देवी देवताओं का भी वास हमारे घर में होता है। यह मान्यता है हमारे भारत की। बौद्ध ग्रंथों में, वैसे तो यहां कामधेनु भी उसे हम कहते हैं, कामधेनु यदि किसी को कहा जाता है तो गाय को ही। और बौद्ध ग्रंथों में इसे अन्नदा,
बौद्ध ग्रंथों में इसे अन्नदा कहते हैं, बन्नदा कहते हैं और सुखदा कहा गया है। बौद्ध ग्रंथों की बात मैं कर रहा हूं। ऐसे में गौ माता की रक्षा और देखभाल करना न केवल हमारी यह जिम्मेदारी मानी गई है, बल्कि हमारी विशिष्ट संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। हम गाय की सेवा करते हैं तो अपनी भारत की संस्कृति की सेवा करते हैं, भारत की कल्चर की सेवा करते हैं, मानवता की सेवा करते हैं, सृष्टि की सेवा करते हैं, परमेष्ठी की सेवा करते हैं, यानी परमात्मा की सेवा करते हैं। शायद आम लोगों को यह कभी कल्पना नहीं होगी। और साथियों, आज जिस अत्याधुनिक गौशाला का उद्घाटन यहां हो रहा है, मैं कारपोरेशन को सचमुच बधाई देना चाहता हूं कि इस मामले में कम से कम वो रुचि ले रहे हैं। वह जो घूमते टहलते इधर उधर भटकते हुए गोवंश यानी गायें हैं, उनके लिए कम से कम एक आश्रय देगी इस प्रकार की व्यवस्था, और उन्हें उचित चिकित्सा भी यदि आवश्यक होगी तो प्रदान की जाएगी। साथियों, कई बार देखने में आता है कि गाय यहां वहां निराश्रित होकर भटकती रहती है, और ये दूध नहीं देती हैं तब तो उनका भटकना निश्चित है, कोई पूछने वाला नहीं है। उनका इस तरह भटकना मानव समाज की कृतज्ञता, क्षमा कीजिएगा मैं बहुत कठोर शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, गायों का इस तरह भटकना मैं मानव समाज की कृतज्ञता का प्रतीक मानता हूं। हमें विचार करना चाहिए पूरी ह्यूमैनिटी को, मनुष्य को। कुछ गायें बीमार पड़ जाती हैं और उन्हें कोई देखने वाला नहीं होता है, और मैं जानता हूं बहुत सारे सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव्स हमारी इस बात की आलोचना करेंगे, लेकिन उसकी मुझे परवाह नहीं है। ऐसे में उनका उचित स्वास्थ्य एवं उनकी देखभाल सुनिश्चित करना यह बहुत ही आवश्यक है और महत्वपूर्ण भी है। यह गौशाला निसंदेह उस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके लिए फिर से मैं आदरणीय राज्यपाल महोदय को बधाई देना चाहता हूं, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के सारे अफसर्स को और कर्मचारियों को भी इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं। यह काम करते हुए शायद आपको यह अनुमान नहीं रहा होगा, आप गायों के प्रति श्रद्धा और अपनी कृतज्ञता की अभिव्यक्ति कर रहे हैं। मैं शहर में गायों और बड़ी मात्रा में अन्य पशुओं के लिए एक स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के लिए भी चंडीगढ़ प्रशासन और नगर निगम की प्रतिबद्धता, उनका जो कमिटमेंट है इसके प्रति, उसकी मैं सराहना करता हूं। और साथियों, अंत में मैं फिर से चंडीगढ़ प्रशासन को बधाई देना चाहता हूं, जो चंडीगढ़ को भारत के अन्य सभी शहरों के लिए एक स्मार्ट सिटी का एक आदर्श उदाहरण बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है और तेजी से एडमिनिस्ट्रेशन आगे बढ़ रहा है आदरणीय राज्यपाल महोदय के मार्गदर्शन में। और हमें विश्वास है कि इन विकासात्मक परियोजनाओं से बड़े पैमाने पर जनता लाभान्वित होगी और इसी तरह विकास कार्यों को जनता को समर्पित करते रहें, यही हमारा प्रयास होना चाहिए। और इस अवसर पर इससे अधिक कुछ न कहते हुए मैं चंडीगढ़ प्रशासन समेत चंडीगढ़ की समस्त जनता को एक बार फिर से अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं और एक बार अंत में पुनः आदरणीय राज्यपाल महोदय के प्रति भी हृदय से सम्मान व्यक्त करते हुए, यह संवैधानिक पद है, संवैधानिक सत्ता का प्रतिनिधित्व करते हैं हमारे राज्यपाल महोदय, उनके प्रति आदर की, सम्मान की अभिव्यक्ति करते हुए और भविष्य में आपके प्रयासों की सफलता की कामना करते हुए मैं यहीं पर अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको